हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस ठंड को एंजॉय करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बॉटनी, और बॉटनी में हम पढ़ रहे थे रिवीजन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लांट को जो है कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो डिवीजन उसके किए गए हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्रिप्टोगैम्स और सेकंड मैंने आपको बताया था फेनरोगैम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स को भी तीन सब डिवीजन किए गए थे, जिसमें आपका था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आई होप उसको आप रिवाइज करके चल रहे होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट डिवीज़न को देखते हैं, जो कि है फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के में मैंने आपको ये बताया था कि उस डिवीजन में वो सारे पौधे पाए जा रहे हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि ऐसे जो है कि सेक्स ऑर्गन्स पाए जा रहे थे जो हमारी आँखों से, या फिर हम कह सकते हैं कि दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन और उसमें क्या होता था, उसमें जो है कि पूरी बॉडी जो है डिवाइड नहीं होती थी। किसमें? जो प्लांट की बॉडी होती है जनरली हम जानते हैं कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें आपका होता है स्टेम, ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फेनरोगैम्स के बारे में। तो फेनरोगैम्स का मतलब ही होता है पुष्पीय पौधे या फिर स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि बीजीय पौधे। तो ये पादप पुष्प तथा बीज युक्त होते थे। फेनरोगैम्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पादप पुष्प और बीज युक्त होते हैं। फेनरोगैम्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। हमने क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में डिवाइड किया था? हमने डिवाइड किया था उसको तीन भागों में। आपका पहला था थैलोफाइटा, और आपका दूसरा था ब्रायोफाइटा, और आपका तीसरा था टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम फेनरोगैम्स को डिवाइड कर रहे हैं किसमें? दो पार्ट्स में। हम ये ध्यान देंगे कि फेनरोगैम्स में सभी पौधे पुष्पीय होंगे और बीजयुक्त होंगे, यानी कि उसमें पुष्प भी लगेंगे और वो बीज का भी फॉर्मेशन होगा। तो अब हम बात करते हैं अनावृत बीजी, यानी कि जो फेनरोगैम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो फर्स्ट पार्ट है उसका जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे, तो इस वर्ग के पौधे कैसे होते हैं? इस वर्ग के पौधे होते हैं पेरेनियल, यानी कि बहुवर्षीय, तथा काष्ठीय, यानी कि वुडी होते हैं। तो बहुवर्षीय होने के साथ जब ये बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो उनका विकास बहुत अच्छे से होगा। तो विकास बहुत अच्छे से होगा तो इनमें वुड्स पाए जाएंगे, यानी काष्ठ, यानी लकड़ियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अब ये पौधे कैसे होंगे? नेकेड सीडेड होंगे, यानी कि नग्न बीजी होंगे। ठीक है, जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड। ठीक, और स्पर्म, यानी कि उसका जो बीज होता है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो अंडाशय होगा वो अनुपस्थित होगा। क्या होगा? अनुपस्थित होगा, अतः फलों का निर्माण नहीं होता है और बीज सीधे ही पौधे से लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? सीधे ही पौधे से लगे रहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये बहुवर्षीय होंगे, वुडी होंगे, नग्न बीजीय होंगे, और इसमें क्या होगा? अंडाशय अनुपस्थित होगा, अतः फलों का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? फलों का निर्माण नहीं होता है। और ये इनके जो बीज हैं वो कैसे होते हैं? वो सीधे पौधे से लगे रहते हैं। तो अगर हम बात करें दारू या जाइलम में वाहिनिकाएँ तथा पोषवा या फ्लोएम में सही कोशिकाओं की, तो ये भी अनुपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा लेकिन वो इतना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो जाइलम की जो वाहिनिकाएँ होती हैं और फ्लोएम की जो सखी कोशिकाएँ होती हैं, वो अनुपस्थित होती हैं। तो जनन अंग कैसे होते हैं? वो शंकुओं के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? शंकुओं के, यानी कि कोन्स के रूप में। कोन आपका कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है कोन, सॉरी। तो वो कोन के रूप में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें कैसे प्लांट्स पाए जाएंगे? ये प्लांट्स पाए जाते हैं आपके चिड़ एंड देवदार, यानी कि पाइनस और सिट्रस। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो हम बात कर रहे हैं फेनरोगैम्स में कैसे प्लांट पाए जा रहे हैं? पुष्पीय, और इनमें बीज पाया जा रहा है।
तो जब हम किसकी बात करेंगे, हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, तो जो इसमें ये पौधे होते हैं ये नग्न बीजी होते हैं, यानी कि नेकेड होते हैं, ठीक है। और इसमें अंडाशय अनुपस्थित हो, ये बहुत ही ध्यान रखना है कि इसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। और अगर जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं तो उसमें वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाएंगे, और इनके जो जनन अंग होंगे वो कैसे होंगे, वो कोन के रूप में होंगे। अब हमने एग्जाम्पल की बात कर ली, वो क्या है आपका पाइनस और सिट्रस है। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में कैसे पौधे आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे आ रहे हैं जो एक वर्षीय भी होंगे, द्विवर्षीय भी होंगे और बहुवर्षीय भी होंगे। और इसमें अंडाशय यानी कि ओवरी क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें वीजांड यानी कि ओव्यूल भी होगा। निषेचन के पश्चात यानी कि फ्यूजन के पश्चात क्या होगा, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा वीजांड बीजों में बदल जाते हैं। अतः इन पौधों में बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। कहाँ अंदर बंद रहते हैं, फल के अंदर, ठीक है। जैसे आपने एप्पल और गुआवा इन सब में देखा होगा कि जो बीज होता है वो फल के अंदर ही रहता है। तो इन पौधों के जो दारू या जाइलम में वाहिनिकाएँ होती हैं तथा पोस्फा यानी कि फ्लोएम में सकी कोशिकाएं होती हैं उपस्थित होती और वो फुली डेवलप्ड भी होती हैं। तो वेसल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम क्या करता है कि जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें जो वाटर है और जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उसमें, उन सबको वो प्लांट के प्रत्येक अंग तक यानी कि प्रत्येक भाग तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जाइलम और फ्लोएम का यही काम होता है। तो इस प्रकार ये पौधे अनावृत बीजी पौधों से अधिक विकसित होते हैं। हमने अनावृत बीजी में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वो बहुवर्षीय तो होते हैं, काष्ठीय भी होते हैं, लेकिन उनमें जो है नग्न बीज पाए जा रहे थे, ठीक है। वो पौधे से सीधे लगे रहते थे, उसमें कोई अंडाशय विकसित नहीं होता था। उसमें जो है कि अंडाशय जब विकसित नहीं होता तो बीज कहाँ लगे रहते थे, बीज लगे रहते थे पौधों से सीधे यानी टहनियों से लगे रहते थे। बट इसमें क्या है, इसमें अंडाशय पूर्ण विकसित होता है, बीजांड भी होता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा बीजांड बीजों में बदल जाते हैं। तो जब ये फल में बदल जाता है तो इसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते थे। उसमें क्या था, जाइलम और फ्लोएम में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं उपस्थित होते, बट इसमें क्या है, इसमें ये डेवलप है और फुली डेवलप है, ओके। तो आवृत बीजी पौधों को भ्रूण में उपस्थित बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो उपविभागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, दो उपविभागों में। वो उपविभाग यानी कि सब डिविजन्स क्या हैं, वो हैं आपके कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स के बेसिस पे हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया है, एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया है, ओके। तो अब हम अगर इनके सब डिविजन्स की बात करें तो वो है आपका मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स। तो कॉटिलिडन्स का मतलब क्या, कॉटिलिडन्स का मतलब होता है बीजपत्र। बीजपत्र फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, जैसे हमने मटर का फल लिया, तो मटर का फल अगर हम उसके ऊपरी आवरण को हम हटा देंगे तो उसमें दो बीजपत्र दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, दो बीजपत्र दिखाई देते। लेकिन जब हम वही गेहूँ चावल की बात करें, मक्के की बात करें, तो उसमें जो है कि पूरा जो हम कहें बीज है वो, उसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, मतलब वो दो भागों में डिवाइड नहीं, वो एक ही बीज पत्र होता है, एक ही बीज होता है, पूरा फुली मतलब कवर होता है। तो उसमें दो जो है कि डिवीज़न नहीं होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में, दो कॉटिलिडन्स में वो डिवाइड नहीं होता है। तो कॉटिलिडन्स के बेसिस पे हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, मोनोकॉटिलिडन्स यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। मोनोकॉटिलिडन्स पे इनमें जो है भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है, जैसा कि गेहूं में देखा गया है और मक्के में। और डाइकॉटिलिडन्स की अगर हम बात करेंगे तो भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं, जैसे कि चने और मटर में। चने में भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की, तो वो है बहुप्रचलित वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी। तो परंपरागत और बहुप्रचलित तथा परंपरागत वर्गीकरण की पद्धति के अनुसार पौधों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। किसमें, जो इनकी टैक्सोनॉमी की गई है वो निम्नलिखित की गई है। अब कैसे की गई है वो हम जानेंगे। जो बहुप्रचलित है, देखिए टैक्सोनॉमी कई साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छे से जो है कि टैक्सोनॉमी की जाती है उसी को पूरा जो है कि विश्व जो है कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बहुप्रचलित कौन सा है, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था
कि अभी हम जब लीनियस के बारे में पढ़ रहे थे, उनके डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे थे, ऊपर हमने जाना था कि हमने क्या किया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया था पूरे प्लांट को, और वो प्लांट को डिवाइड किस में किया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स में। ठीक है, फिर उसके बाद सब डिविजन्स हुए थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने विभाग यानी डिवीजन फर्स्ट में थैलोफाइटा को रखा है। अब थैलोफाइट्स में क्या क्या आ रहे हैं आपके, एल्गी आ रहा है और फंजाई आ रहा है। क्या आ रहा है, एल्गी और फंजाई, ये किस में आ रहे हैं, ये थैलोफाइटा में आ रहे हैं। अब हम विभाजन यानी विभाग 2 की बात करें तो ब्रायोफाइटा, और सॉरी अगर हम तीसरे की बात करें टेरिडोफाइटा, चौथे की बात करें स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइटा को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया है इन्होंने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो अब हम जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किए हैं, और उसमें हम क्या क्या रख रहे हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। तो साकेडोफाइटी यानी कि साइकस के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, और कोनिफेरोफाइटी यानी कि इसमें कोनिफर्स पाए जा रहे हैं। और दूसरे सब डिविजन्स की हमने बात की, तो ये क्या है, ये है एंजियोस्पर्म। यही आपका एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया कि बीजपत्र के बेसिस पे इसको डिवाइड किया डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन्स में। अब हम जानेंगे वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र एवं शाखाएं, यानी कि वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र, उसका एरिया कहाँ तक है और उसके ब्रांचेज क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत पौधे से संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल प्लांट अगर हम लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी अध्ययन होते हैं। अब प्लांट की बॉडी ऐसे बहुत ही सरल में तो होती नहीं है, ये जो है कि सरल से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक भी होती है। तो उन्हें पूरे प्लांट की स्टडी करने को अगर हम बात करें तो उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, उसकी अलग अलग शाखाएं बनाई गई हैं। क्यों, क्योंकि जो वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है, इतना छोटा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न शाखाओं में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अपने जो है कि समझने के लिए, कि हम ताकि प्लांट्स को बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकें कि प्लांट क्या है और कैसे है और कैसे हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर हम संक्षिप्त में अगर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत निम्न प्रमुख यानी कि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका फर्स्ट है क्या, पौधों की जो बाह्य आकार की होती है, यानी कि हमारी आंखों से देखने में एक पौधा कैसा दिखता है, ये हो गया। और आपकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एनाटॉमी की बात करें तो हम मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उसकी आकृति क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो देखने में उसकी वाय रचना कैसे होती है। अब एनाटॉमी की बात करें, शारीरिकी की, तो विभिन्न कांटों यानी कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसके हम सेक्शंस काटते हैं, फिर उस सेक्शंस की सहायता से हम उसके संपूर्ण आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इनका मतलब होता है एज अंडर। ठीक है, तो इसके अगर हम इसके अध्ययन की बात करते हैं तो हम इसमें क्या अध्ययन करते हैं, किसी भी प्लांट के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके सेक्शंस काटते हैं, उस सेक्शन की हेल्प से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्लांट की एनाटॉमी होती है वो क्या होती है। अब हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी को मैंने आपको जूलॉजी में बताया था कि हिस्टोलॉजी होती क्या है। तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन कहते हैं। अब ऊतक क्या होते हैं, वही जो सेल्स होते हैं, एक से अधिक सेल से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, फिर वो ऊतक बनाते हैं। तो उन्हीं ऊतकों का अध्ययन हम करते हैं हिस्टोलॉजी में। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है औतकी। औतकी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में साइटो मीन्स होता है सेल, क्या होता है, सेल होता है। साइटो मीन्स ये जो इतना पार्ट है इसका मतलब होता है सेल। तो साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशा विज्ञान का उचित ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संभव हो सका है। किससे संभव हो सका है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो इसमें कोशा के विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं, केंद्रक की रचना व कोशा विभाजन के समय उसके व्यवहार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो एक जो सेल होता है उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो और इसके कोशिकांग पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल,
क्लोरोप्लास्ट, आपका केंद्रक और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे जो है कि कोशिकांग जो है कि सेल में पाए जाते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कैरियोलॉजी की। तो कैरियो मीन्स क्या होता है कि ग्रीक वर्ड के कैरियन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम कैरियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियस से संबंधित रचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिजिक्स का मतलब नेचर ऑफ लाइफ, क्या होता है, नेचर ऑफ लाइफ। तो इस उपशाखा में हम सभी जैविक क्रियाओं का ज्ञान लेते हैं, ठीक है। वाइटल एक्टिविटीज़ का ज्ञान आता है। कोशा के सभी रासायनिक व भौतिक परिवर्तन तथा कोशा एवं वातावरण के बीच आदान प्रदान का अध्ययन इस उपशाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अब प्लांट की फिजियोलॉजी में क्या आएगा, प्लांट की फिजियोलॉजी में आएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बारे में जब भी हमको पढ़ना होता है तो हम किस शाखा के अंतर्गत जाते हैं, हम जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ओके, अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है अपने पिछले वीडियोस में, तो वो आप पढ़िए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि प्लांट को कैसे, प्लांट की क्या टैक्सोनॉमी होती है और पूरी बायोलॉजी यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे उनकी क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपने पहले की वीडियोज़ में, वो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है, ये होता है लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग बीइंग से रिलेशन। तो इसके अंतर्गत पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव व इसके विपरीत पौधे व उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है। तो इसी जो है कि उपशाखा के अंतर्गत हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि जो नॉन लिविंग बीइंग होता है उसका लिविंग बीइंग से क्या रिलेशन होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लिविंग बीइंग पर, ये सब हमने इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट जियोग्राफी की। तो प्लांट जियोग्राफी क्या होती है, इस उपशाखा में हम भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो जियोग्राफी है, अगर हम कह सकते हैं कि भूमंडल है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो उन परिस्थितियों के बेसिस पे जो पौधों का वितरण होता है वो भी अलग अलग होता है। तो वही सब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस एरिया में वो पौधा क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो रही है, इसीलिए वो वहाँ पे पाया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम पाया जा रहा है, क्लाइमेट पाया जा रहा है, तो उसी क्लाइमेट के बेसिस पे क्या करते हैं, हम पौधों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ पाया जा रहा है और किस बेसिस पे पाया जा रहा है, ये हम पढ़ते हैं प्लांट जियोग्राफी में। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक का मतलब होता है जेनेसिस, यानी कि किसी चीज़ की ओरिजिन। ओके, तो इस उपशाखा में हम पढ़ते हैं वंशागत के नियम के बारे में, जैसे संतान में माता पिता से समानता व विभिन्नता क्यों पाई जाती है, इसका अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है कि बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस उपशाखा में बहुत ज़्यादा काम किया और हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया उन्होंने। आगे चल के कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया है। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। तो अच्छी प्रकार के बीज तथा अच्छी नस्लें उत्पन्न करना पादप प्रजनन विज्ञान के द्वारा संभव हो सका है, ठीक है। जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें हम अलग अलग जो पौधों की क्वालिटी होती है, उन क्वालिटी को अच्छे से हम क्या करते हैं कि दूसरे पौधों से उसका क्रॉस करा के वो और ही विकसित प्लांट बनाते हैं। वो अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या, प्रजनन विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग मतलब होता क्या है, प्रजनन विज्ञान होता है। तो इसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों की अच्छी नस्लें उत्पन्न करते हैं इसके द्वारा। अब हम किसकी उत्पन्न करते हैं, वो प्लांट्स की होती हैं। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण वो होता है जब
दो सेल्स, दो विपरीत सेल्स यानी कि एक मदर से आती है और एक फादर से आती है, ये विपरीत सेल जब फ्यूज़न करके एक oospore बनाते हैं, जू स्पोर बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रियो कहलाता है। तो उसी एम्ब्रियो के बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बताया गया है, पौधों के नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के कारण जो निस्तिकांड बनते हैं यानी कि oospore बनता है, oospore से भ्रूण उत्पन्न होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है यानी कि उसके डेवलपमेंट के पश्चात जो प्रांकुर बनता है यानी कि प्लूम्यूल बनता है और बीजपत्र कोटलीडन्स बनते हैं, वह मूलांकुर यानी कि रेडिकल को जन्म देता है। इसी के बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे बीज के अंकुरण के बाद इन 3 भागों से पूर्ण पौधे का जन्म होता है। इन 3 भागों से कैसे पूर्ण पौधे का जन्म होता है, उसी का अध्ययन हम करते हैं भ्रूण विज्ञान में। जीवाश्म विज्ञान यानी कि फॉसिल्स यानी कि पैलियोबॉटनी। तो इस उपशाखा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेस्ट ऑफ द मटेरियल। जो भी जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो पत्थरों या चट्टानों में किसी भी प्रकार से उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो बची रह जाती है, उनकी छाप के रूप में बची रह जाती है। तो उसी का अध्ययन ही कहलाता है आपका पैलियोबॉटनी। इसमें क्या बताया गया है, हम प्राचीन समय के पौधे जो अब जीवित नहीं हैं, परंतु उनका आकार प्रकार अभी पत्थरों या चट्टानों के रूप में, उनके छाप के रूप में प्रेजेंट है। भूमंडल में कहाँ कहाँ ये फैले थे, उनकी रचना क्या थी, कैसे आज के जीवित पौधे से उनका क्या संबंध है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं पैलियोबॉटनी में। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी की, यानी कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत पौधे तथा उनमें उत्पाद पदार्थों यानी कि प्रोडक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। अब पौधों से हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। अब वो क्या क्या मिलती हैं, औषधि, मसाले, गोंद, कपड़ा, ईंधन, खाद्य पदार्थ, रेशे, लकड़ी आदि। ठीक है, तो ये पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब इन पौधों की उपयोगिता को हम कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे अपने लिए इनको उपयोग में लाते हैं, इसी सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक बॉटनी में। अब बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। तो प्लांट में क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग होता है वो इसी इन्वायरमेंट में, इसी पृथ्वी पर रह रहा है, तो उसमें कई सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। अब वो बीमारियां किस तरीके की होती हैं, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, किस तरीके की होती हैं, कैसे उसका क्या उपचार होता है, वो बैक्टीरियल होती हैं, फंगल होती हैं, किस तरीके की होती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और उसके रोगों के कारण के बारे में और उसका उपचार क्या हो सकता है, उस सब की स्टडी हम करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, अब हम बात करें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, सृष्टि के आरंभ से अब तक निम्न श्रेणी के जीवों में परिवर्तनों के द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारी सृष्टि जब से आरंभ हुई थी, तब जिन जीवों की ओरिजिन हुई थी वो अपनी संरचना में बहुत ही सरल थे, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया उनमें उनकी जो बॉडी थी, वो उनकी जो संरचना थी वो जटिल होती गई, यानी कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जैव विकास। तो जैव विकास का अध्ययन करने के लिए हम कौन सी उपशाखा के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव वो जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कौन कौन से जीव होते हैं, ये होते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, और इन्हीं का अध्ययन हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अब बात करते हैं जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में हम जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों व उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में कई तरीके की पाई जाती हैं, फिर वो चाहे ग्लाइकोलिसिस की हो, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया हो, ग्लूकोज के जारण की प्रक्रिया हो, या फिर क्रेब्स साइकिल हो। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। अब बात करते हैं जैव भौतिकी की। तो इस शाखा के अंतर्गत भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में
जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कई सारे भौतिक सिद्धांत ऐसे हैं जो जीवों से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों का कैसे ये जीव से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम जैव भौतिकी में करते हैं, यानी कि बायोफिजिक्स में करते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो इस शाखा के अंतर्गत हम जैव रसायन का आणविक आधार पर अध्ययन करते हैं। तो जैव रसायन का कैसे एटम के लेवल पे, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका क्या स्टडी होगी, क्या कैसे है ये, उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब परागाणु विज्ञान यानी कि पैलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पराग कणों का अध्ययन करते हैं। अब पराग कण क्या होते हैं वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्टडी में। ये जो है कि पराग कण क्या होते हैं, पराग कण होते हैं ये प्लांट के पार्ट होते हैं। अब पराग कणों का काम क्या होता है, कैसे ये जो है कि इनकी क्रिया होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, जो आपका डीएनए होता है यानी जीन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उनको हम अपने अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार जो अच्छे लक्षण होते हैं या फिर जो बुरे लक्षण होते हैं उनकी अदला बदली करते हैं, उनको काटना, उनको अलग करना, उनको जोड़ना, इस सब का जो क्रिया होती है वो हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। वो अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, यानी कि क्या कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर जो प्लांट होता है उसके अंदर अंतर्गत। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसके द्वारा जो है कि बहुत अच्छी नस्ल के जीव पैदा करने की हम कोशिश करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की। तो साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मीन्स मैंने आपको बताया कि सेल होता है। तो इस शाखा के अंतर्गत कोशिकीय संरचना, उसमें उपस्थित गुणसूत्र की संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। किसका वर्गीकरण करते हैं, पौधों का वर्गीकरण करते हैं। उसी तरीके से आपका कीमोटैक्सोनॉमी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रसायनों के आधार पर विशेष रसायन जो पाए जा रहे हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल में, उसके बेसिस पे हम अध्ययन करते हैं और टैक्सोनॉमी करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी वो उपशाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवितों अथवा उनके उत्पादों का औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे ले आना है, कैसे क्या करना है, कैसे ये जो है कि सारे जीवों तक पहुँचे, उसको इंडस्ट्रियलाइज करते हैं उस प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स प्लांट से हमें मिलते हैं और ये जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसका हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, उसको अलग अलग जगहों तक पहुंचाते हैं ताकि ये सभी लोगों को मिल सके। अब जैवी ऊर्जा विज्ञान, अब जैवी ऊर्जा के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो मैंने आज आपको बताया या समझाया आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।